जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फिजिकल और रिटन एग्जाम की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर 27 सितंबर 2023 को दोस्तों जो यहाँ पर आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पेपर हुआ था। सीबीटी एग्जाम हुआ था, 50 प्रश्न आए हुए थे उसमें, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी थी। ठीक है दोस्तों, तो उसका यहाँ पर सोल्यूशन कराने वाले हैं। 287 पोस्टें से बढ़कर यहाँ पर 543 पोस्टें हो गई थी। ठीक है, तो देख लो किस तरीके से पेपर आता है। पिछले पेपर के अकॉर्डिंग आप सभी लोग तैयारी करोगे तो आप सभी का पेपर 100% निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी आप सभी लोग लगातार करते रहिए। फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा, क्योंकि इस समय कंपटीशन बहुत तगड़े लेवल का होता है। तो फिजिकल तो आप सभी का मुझे पता है, श्योर हूँ मैं। ठीक है, आप सभी का फिजिकल तो क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पर रिटन एग्जाम की तैयारी में दिक्कत आती है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जीएस होती है 15 नंबर की, रीजनिंग होती है आपकी 15 नंबर की, और मैथ और हिंदी 10-10 नंबर के होते हैं। ठीक है, 1 घंटे का टाइमिंग होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पहले यहाँ पर क्या था, रिटन एग्जाम जो होता था ये आप सभी का ऑफलाइन होता था, और फिर इसके बाद में 2021 से यहाँ पर री एग्जाम जो हुआ था तो वो ऑनलाइन होने लगे, सीबीटी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सोल्यूशन कराने वाले हैं, देखिएगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों, ये पेपर है, कब हुआ था पेपर, ध्यान से देख लीजिए आप सभी लोग। 27 सितंबर 2023 को ये पेपर हुआ था, 8:30 से 9:30 बजे के बीच। ठीक है, 1 घंटे का टाइम था, 50 क्वेश्चन थे, कांस्टेबल ट्रेड्समैन। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन कराने वाले इसका, तो देखिए आप सभी लोग। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। देखिएगा ध्यान से, भारत में कौन सा राष्ट्रीय त्योहार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म का सम्मान करने और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, गांधी जयंती या फिर बाल दिवस? दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बाल दिवस। ठीक है, बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप लोग। ठीक है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार वस्तुओं और सेवाओं के अधिग्रहण, उपभोग और निपटान के बारे में निर्णय लेते हैं? तो मांग, आपूर्ति, बाजार विभाजन या फिर उपभोक्ता व्यवहार? दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दूसरा, उपभोक्ता व्यवहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से क्या बनना है। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर किया करें थोड़ा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप सबके पास ग्रुप है तो प्लीज़ उस पर वीडियो को शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और भी सारे लड़के जुड़ेंगे वहाँ पर चैनल पे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें आप लोग, और पसंद आने पर लाइक किया करें। भारत में सबसे हालिया जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? दोस्तों 2011 में आयोजित की गई थी। ये दोस्तों कौन सी नंबर की जनगणना थी? दोस्तों 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी? स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बात कर ले रहे, प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, और मेयो के कार्यकाल में हुई थी 1800। फिर उसके बाद बात कर ले लगातार जो जनगणना हुई, ठीक है, तो ये 1881 में हुई, रिपन के टाइम में हुई थी वो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2023 में किस संस्थान ने निर्माण एक्सेलेरेटर कार्यक्रम का लोकार्पण किया है? दोस्तों आईआईटी रोहतक, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली? दोस्तों आईआईटी कानपुर ने किया है 2023 में निर्माण एक्सेलेरेटर कार्यक्रम। ठीक है, बी सी करेक्ट है इसका तीसरा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम और मानव तस्करी के प्रकारों पर रोक लगाता है? समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार? ठीक है, इसका तीसरा करेक्ट है, याद रखेंगे। जबरन मजदूरी और मानव तस्करी जैसे इसका निषेध है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन से अनुच्छेद में आता है ये? अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 23 में आता है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों वगैरह में नहीं आप लोग आ सकते, वो अनुच्छेद 24 में आता है। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कुतुबुद्दीन ऐबक
किस दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, गुलाम राजवंश, तमिल सल्तनत। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस सल्तनत के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है? दिल्ली सल्तनत। अगला प्रश्न देखिएगा, दामोदर मौजो ने 1983 में किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता दोस्तों? गैथन, टेरेसॉस मैन, कार्मेलिन या फिर सुनामी साइमन। दोस्तों कार्मेलिन के लिए जीता दामोदर मौजो ने 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था कार्मेलिन के लिए। ठीक है, याद रखिए, तीसरा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। 2525 किलोमीटर लंबी है ये दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, थार रेगिस्तान जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? ये बताइएगा आप लोग। थार रेगिस्तान जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, असम, पंजाब। दोस्तों इसका बी करेक्ट है, राजस्थान में स्थित है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन किस वर्ष में शुरू किया गया था दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1922 में शुरू किया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 10 का बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बनना है। देखिए 11वां प्रश्न क्या बना है, श्री लक्ष्य सेन और श्री प्रणय HS को 2022 में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला दोस्तों? मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, फुटबॉल। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, बैडमिंटन के लिए मिला, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आगामी सरकारी पहल आयुष्मान भव कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? आगामी सरकारी पहल आयुष्मान भव कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मोटर गाड़ी यानी ऑटोमोबाइल, बिजली, अचल संपत्ति, स्वास्थ्य देखभाल। दोस्तों इसका चौथा करेक्ट है, स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, आयुष्मान भव कार्यक्रम किससे संबंधित है? स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है, याद रखेंगे इसको। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जीएस का क्वेश्चन इसी टाइप से आता है, देख लीजिएगा। अभी मैथ का भी दिखाएंगे, रीजनिंग का दिखाएंगे, हिंदी का भी दिखाएंगे। ठीक है, याद रखिए। तो इसी तरीके से आप सभी को तैयारी करनी है। भारत के कर्नाटक राज्य में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों? भारत के कर्नाटक राज्य में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किस आधिकारिक भाषा को दर्जा दिया गया है? कन्नड़, पंजाबी, हिंदी, बंगाली। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ा को। ठीक है, याद रखेंगे। 13 का डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा यहाँ पर किस भाषा को मान्यता दी गई, आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? कन्नड़ भाषा को। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश में आ चुका है क्वेश्चन। विच सिटी इज होस्टिंग अल्टीमेट टेबल टेनिस 2023 टूर्नामेंट? तो कौन से शहर ने 2023 का टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो पुणे है ये। ठीक है, पुणे है, याद रखिएगा। थोड़ा इंग्लिश मेरी वीक है तो याद रखिए, इसका पुणे करेक्ट आंसर है। 15वां प्रश्न देखिए ध्यान से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, गोपाल गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, याद रखिए, जिनको WC बनर्जी भी शॉर्टकट में बोल दिया जाता है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। 15 क्वेश्चन यहाँ पर जीएस के कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैथ के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ठीक है, याद रखिए, ध्यान से देखिए इसको। क्या प्रश्न क्या बनना है, एक वर्ष के लिए 1650 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज समान अवधि के लिए 1450 पर साधारण ब्याज से 50 अधिक है, 50 रुपये अधिक है, तो ब्याज की दर क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर 1650 से 1450 कितने का अंतर है? 1650 से 1450, 1650 का डिफरेंट कितना है? 200 का डिफरेंट आ रहा है। 14 2 16, हाँ 200 का डिफरेंट आ रहा है। ऊपर कितना बोला जा रहा है? 50 अधिक है। यहाँ 200 अधिक, यहाँ 50 अधिक है। परसेंट निकालना है, 100 से गुणा कर दो। 100 दूना 200, 2 से काट देंगे इसको, 25 आ जाएगा। तो 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखेंगे, इसी टाइप से करना है आप सभी को भी। देखिए क्या क्वेश्चन क्या बना है,
एक क्लब में 25 छात्रों का औसत भार यहाँ पर 42 kg है। यदि शिक्षक का भी भार शामिल कर दिया जाए तो औसत 5 kg बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिएगा। तो संख्या इंटू औसत बराबर कुल। संख्याएं कितनी है? 25 संख्याएं, इसका औसत कितना है? 42 है। 25 दूना होता है 50, हासिल लगा 5, 25 चौको 100 और 5 105, 1050 आ गया। शिक्षक को भी शामिल कर लिया जा रहा है तो 26 हो जाएगा। 25 + 1 शिक्षक 26, ठीक है। तो औसत 5 बढ़ जाता है, 42 था अब 47 हो गया। अभी इसको जैसे ही गुणा करोगे यहाँ पर 7 छंग 42 और 7 दूना 14 4 18, 6 चौक 24, 4 दूना 8 2 10, 2 8 4 12 के 2 और 1 1 2, यहाँ पर 2 8 4 12 के 2, यहाँ से लगाए कि 1 1 2 और 1222 आ जाएगा। 1222। तो शिक्षक का भार पूछा कितना है? 2 और यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा 7, 172 172 kg आ जाएगा। शिक्षक का भार याद रखेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंट करोगे, इसका डिफरेंट करोगे, शिक्षक का भार 172 किलोग्राम है, याद रखिए। तो करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। क्या प्रश्न क्या बना है? एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो 25 बढ़ा दोगे तो 125 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो 120 कर दो, बटे में 100 कर दो, ठीक। 100 माइनस 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 त्या 12, 30, 53 15, 150 और 100 से कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है। तो 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 50% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। यदि किसी संख्या के घन के इकाई स्थान का अंक 7 है तो मूल संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? 3 कर दो यहाँ पर, 3 का पावर यानी 3 का घन करोगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 9 27, इकाई अंक यहाँ पर 7 है तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? 3 है मूल संख्या, ठीक है। तो करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, मूल संख्या है 3। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। 3 नल ABC मिलकर एक खाली कुंड को 11 मिनट में भर सकते हैं। ABC, ए अकेले 66 मिनट में, बी अकेले 32/33/2 मिनट में भर सकते हैं सभी, ठीक है। तो सी अकेले पूछा गया है। तो ए बी से जैसे घटाओगे तो सी आ जाएगा। इसका एलसीएम, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे 66 आ जाएगा। 11 छंग 66 और 66 एकम 66, 33 दूना 2 दूना 4। तो यहाँ पर ए और बी, जैसे ये ए है और बी है, दोनों को मिला लो। तो दोनों को मिलाने में 4 1 5 आ जाएगा इनका क्षमता। 5 में से 6 और 5 का अंतर कितना है? 1 का अंतर है तो सी का मान हो जाएगा 1, ठीक है। 1 बराबर 66 के, तो 1 बराबर 66 के, तो 66 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 66, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है, याद रखेंगे। इसी तरीके से करना होता है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिएगा, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं x + 6, 3x + 6, 8x का चौथा समानुपात ज्ञात करें यदि x का मान 6 है। 6 है तो 6 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 6 3 18, 6 3 18, 6 24 हो जाएगा और 8 छंगा 48 हो जाएगा, ठीक है। चौथा समानुपात पूछा है तो चौथा पे x कर देंगे, ठीक है। बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो 12x बराबर 24 × 48। ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं आपको समझाने के लिए। 12 चौक 48 और 24 चौको 96, ठीक है। करेक्ट आंसर x का मान है 96, 96 करेक्ट है इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बनना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक निर्गम पाइप एक कुंड को 5 घंटे में खाली कर सकता है। कितने समय में पाइप टंकी का 2/15वां भाग खाली कर देगा?
ये टाइमिंग कितना किस में दिया गया, मिनट में दिया गया, तो घंटे वाले को भी मिनट में चेंज कर लेंगे। 5 घंटे हैं तो 5 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 5 घंटे में 300 मिनट। ठीक है, 5 घंटे में 300 मिनट आ गया। कितने समय में पाइप का 2/15 भाग खाली हो जाएगा? 2/15 भाग, 15 दूनी 30 और 20 दूना 40, 40 मिनट में। ठीक है, याद रखेंगे 40 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। दो क्रमिक संख्या दे रखी है, 20% और 30% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करें। 20% की छूट है तो 80 हो जाएगा, 100 माइनस करेंगे सीधा। ठीक है, 100 माइनस 20% छूट तो 100 में से 20 जाएगा, 80 बचेगा। फिर से यहाँ पर 30% छूट तो 100 में से 30 जाएगा, 70 बचेगा, बटे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 7 56। जैसे 100 में से 56 घटाएंगे 44 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 44%। याद रखेंगे, ये बहुत ईजी तरीका है। दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? 20 माइनस 30 माइनस 20 इंटू 30, ठीक है, बटे 100। 2 3 6, 30 20 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 30 20 50, 50 में से 6 जाएगा तब भी 44 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, पहले वाले जो तरीका बताया उसी तरीके से करिए आप लोग। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। 44 इसका सही जवाब है। समझ में आ गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 212 है, उनका HCF यहाँ पर है 4, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो LCM जो भी होता है 212 LCM है, HCF इसका 4 है, तो इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 4 थे 12। अब इनका गुणनफल पूछा है, गुणनफल। ठीक है, एक संख्या तो यहाँ पर 53 हो गई, दूसरी संख्या यहाँ पर 212 हो जाएगी। ठीक है, फिर गड़बड़ हो रहा है ना। एक संख्या इसका 53 हो गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? हाँ ठीक है, LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो कितना आया था? एक संख्या आ गई थी 53, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। HCF इसका 4 है, LCM इसका 212 है। जैसे यहाँ पर काटा पीटा करेंगे, यहाँ पर 5 चौको 20, 4 × 12, हाँ 4 बार में जा रहा है, 4 चौको 16, दूसरी संख्या 16 आ जाएगी। पहली संख्या 53 है, दूसरी संख्या 16 है। इनका दोनों का गुणा करना है। 53 और 16 का गुणा करेंगे, 53 इंटू 16, 16 × 48 के 8, 4 16 × 50 80, 4 84, 848 आ जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, 848 करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 10वां प्रश्न क्या बना है? एक नाव स्थिर पानी में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, अनुप्रवाह में 112 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो इसको कैसे निकालेंगे? धारा की गति, नाव की गति, इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, एक नाव स्थिर पानी में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, नाव है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव, धारा की गति 4 है, अनुप्रवाह में यानी कि विपरीत दिशा, अनुप्रवाह यानी विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। ठीक है, 12 4 कितना होता है? 16 होता है। 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। समय और दूरी कितनी दे रखी है? 112 दे रखी है, 112 किलोमीटर की दूरी। समय पूछ रहा है, समय मेरा दूरी बटे चाल ही होता है। ठीक है, तो दूरी कितनी है? 112, समय कितना है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 16 7 112, 7 घंटे का समय लग रहा है। याद रखेंगे 7 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब इसका। तो मैथ के यहाँ पर 10 प्रश्न पूरे सॉल्व हो गए। इसके बाद में देखते हैं क्या रीजनिंग है, शायद हाँ रीजनिंग ही है। ठीक है, तो चलिए लगे हाथ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर बचेगी अपनी हिंदी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आई होप।
और इसी लेवल के आते हैं प्रश्न, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते, ज़्यादा इजी भी नहीं आते हैं, ठीक है। दी गई संख्या में श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक प्रतीक है। संख्या के बाद में और पहले एक प्रतीक होना चाहिए। संख्या के बाद में और पहले, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 1 सेकेंड, ये हो गया 2, ठीक। फिर इसके बाद में संख्या प्रतीक, फिर एक ये हो गया 3, फिर संख्या प्रतीक 3 का ये हो गया 4, फिर संख्या के अगल बगल प्रतीक होना चाहिए, फिर ये 5, फिर ये 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 संख्याएं हैं, याद रखिएगा। वैसे बन तो एक और रही है, ऑप्शन में है नहीं, 6 बनी है। ये देखिए, एक 0 एक संख्या ही तो है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में 7 नहीं है, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 सही जवाब है, याद रखेंगे। ऐसा प्रतीक होना चाहिए जिनके अगल बगल, नहीं तो यहाँ पर प्रतीक पहले और बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। हाँ, 6 ही इसका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर हो क्या रहा है। H से I एक जुड़ गया, I से J, J से K एक ही जुड़ रहा है, K से L, L से M, ठीक। तो यहाँ पर K आ गया। फिर क्या हो रहा है, D मतलब कि यहाँ पर आ रहा है, हाँ, Y से Z, Z से A, A से B, B से C, C से D। तो Y से Z, Z से A, K A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका चौथा करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्या प्रश्न बनना है। 6 मित्र हैं, J K L M N O, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर विमुख है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे समझ में कम आया है। इसको के ठीक दाईं ओर बैठा है J, केंद्र के विमुख है 6 लोग, 2 2 4 2 6, एक और बना लेते हैं, 2 2 4 2 6। विमुख मतलब केंद्र के बाहर की ओर, तो यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। चलो हम अपने आप से मैनेज कर लेंगे। के ठीक दाएं है J, के ठीक दाएं है J, विपरीत दिशा में, ठीक है। L N के बीच है O, और M के ठीक बाएं है N, M के ठीक बाएं है N, M के ठीक बाएं है N, और L N के बीच है O, L N के बीच है O, L N के बीच है O। M के ठीक दाएं कौन है, M के ठीक दाएं कौन है, K, M के ठीक दाएं कौन है, सही है, ठीक है। M के ठीक दाएं कौन है, K है। तो K इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि B में दे रखा है, ठीक है। केंद्र के विपरीत दिशा में बैठाना है 6 लोगों को, M के दाएं कौन है, तो दाएं आ जाएगा यहाँ पर K, ठीक है। विपरीत में क्या होता है, विपरीत में दिशाएं बदल जाती है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 2 2 4 2 6, हाँ ठीक है। यहाँ पर जैसे कि राइट यानी दायां है, ये राइट है, दायां, तो विपरीत दिशा में जब होगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब ये लेफ्ट है तो विपरीत दिशा में होगा तो ये राइट हो जाएगा, इस साइड से, याद रखिए। इसी तरीके से करने होते हैं। कबीर कहता है, स्नेहा की माता मेरी इकलौते पुत्र की माता है। स्नेहा कबीर से किस प्रकार संबंधित है। कबीर कहता है, कबीर भाई साहब कहते हैं कि स्नेहा की माता स्नेहा की माता मेरे इकलौते पुत्र की माता हैं। मेरे इकलौते पुत्र की भी माता है, यानी कि इसकी पत्नी हो गई, ये पति पत्नी है। और स्नेहा कबीर से किस प्रकार संबंधित है। स्नेहा कबीर से, तो ये कबीर की पुत्री हो गई, तो याद रखिएगा पुत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिता पुत्री का रिलेशन बनना था। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला क्वेश्चन है ये। 3M का अर्थ क्या है, जोड़ है। 4N का अर्थ क्या है, N का अर्थ है गुणा। P का अर्थ क्या है,
पी का अर्थ है भाग, और ओ का अर्थ क्या है? ओ का अर्थ यहाँ पर घटाव है, घटाव 12। ठीक है, ये 2 को नीचे लाएंगे यहाँ पर, 2 2 दूना 4, 25 दूना 50, 50 और 3 कितना होता है? 53। 53 में जैसे ही 12 घटाएंगे, 53 में जैसे ही 12 घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ पर 4, 5 में से 1 जाएगा 4, 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे 41 सही जवाब है। समझ गए ना? चलिए, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 6 मित्र हैं, MNOPQ उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं, ऊपर की ओर, तो राइट इधर है, लेफ्ट इधर ही रहेगा। ठीक है, जो है वो सेम है। पी के ठीक बाएं है एन, पी के ठीक बाएं है एन। ठीक, क्यू और ओ के बीच में है आर, और एन और ओ दोनों छोर पर हैं, तो एन एक छोर पर आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, एन ओ दोनों छोर पर हैं। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? ओ और क्यू के बीच आर है, ओ और क्यू के बीच आर है। ठीक है, अब बचा कौन यहाँ पर? एन ओ पी क्यू आर एम बचा है, एम। अब पूछा क्या जा रहा है? क्यू के बाएं कौर है, क्यू के बाएं, क्यू के बाएं तो भैया एम है, एम। एम इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है ना? समझ गए इसको भी? चलिए, अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर जरूर किया करें आप लोग। अगर आप सभी को मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर किया करें। और भी जो प्रीवियस जो पेपर हुए एग्जाम हुए, चाहे BSF का हुआ हो, BSF ट्रेड्समैन, या फिर चाहे वो आपका टेलीकॉम के हुए हो, तो उसको भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तभी। ठीक है भाई, तो प्लीज़ शेयर जरूर करिए आप लोग, और थोड़ा सपोर्ट करो। अगला प्रश्न क्या बनना है? कोई पाइप टंकी नहीं है, कोई पाइप टंकी नहीं है। ठीक, कुछ टंकी कुंड है, कुछ टंकी कुंड है। अब क्या बनना है यहाँ पर? निष्कर्ष क्या है? कोई पाइप कुंड नहीं है, कोई पाइप कुंड नहीं है। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है? इसका ये मना किया तो ये पार्ट हो नहीं हो सकता है, मगर ये वाला पार्ट तो हो सकता है ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा वाला क्या है? कुछ टंकी कुंड नहीं है, कुछ टंकी कुंड नहीं, जबकि कुछ टंकी कुंड हैं, ये देखिएगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष गलत है, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे, तीसरा इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से किसी निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न यानी विषम अक्षर समूह का चयन करें। C से D, M से N और G से H, Q से R आता है, यहाँ पर S है। 2 इसमें ऐड हो गए, नहीं 2 नहीं, यहाँ पर 17 पे आता है कि 17 2 19। हाँ ठीक है, 2 ही ऐड हुए हैं, तो यहाँ पर B वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी में 1 1 जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 जुड़ गए हैं। ठीक है, यह आकृतियों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर कैसे पकड़ेंगे? ये आकृति मैंने बना ली। ठीक है, ये जो आ रहा है आपका, ये जो एरो दिख रहा है ये आपका, ये 90 डिग्री पर है, पहले नीचे है। ठीक है, दक्षिण की ओर है, 90 डिग्री इसको घुमा दो राइट साइड। ठीक है, राइट साइड नहीं, नीचे के अगर मुंह किए हो तो लेफ्ट साइड घुमाओ इसको, ऊपर की ओर ऐसे घुमाओ। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाओ इसको। 90 डिग्री जैसे घुमाओगे यहाँ पर तो आ जाएगा इस साइड। ठीक है, ये आ गया। अब फिर इसको 45 डिग्री घुमाओ, 45 डिग्री घुमाओगे तो आ जाएगा ये इस साइड। ठीक है, अब फिर से इसको 90 डिग्री जैसे घुमाएंगे तो आ जाएगा ये इस साइड। ठीक है, फिर इसको 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस साइड रहेगा एरो। इस साइड किसमें? इसमें नहीं, इसमें नहीं है, और CD दोनों में ही है। बीच वाला जो है ये आपका, बीच वाला जो ये बना हुआ है वर्ग, इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर बस इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 45, ये ऐसा पश्चिम की ओर दे रखा है, मुंह इसका है पश्चिम की ओर, 45 डिग्री घुमाएंगे तो इधर हो जाएगा। फिर उसके बाद में
45 डिग्री घुमा देंगे, फिर उसके बाद में 45 डिग्री घुमा देंगे, फिर उसके बाद में इसको 45 डिग्री नहीं 45 डिग्री, हाँ 45 यहाँ से आया 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री हो गया ये, फिर 45 डिग्री हो गया, फिर 90 डिग्री हो जाएगा नीचे की ओर, नीचे की ओर वर्ग बनेगा। नीचे की ओर वर्ग किस में है, इसमें तो कोने में है, नीचे की ओर वर्ग इसमें है, ठीक है। तो तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, इसमें समीकरण को सॉल्व करना। 16 + 12 × 25 भागित 80 -10 बराबर 7 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 12 और 16 को रख लेते हैं स्टार्टिंग से। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसे इस टाइप से क्वेश्चनों में टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है, टाइम टेकन होते हैं, तो ऑप्शन रख के चेक करने होते हैं। पहला वाला ऑप्शन चेक करेंगे एग्जाम हॉल में होगे तो, दूसरा वाला चेक करेंगे, इसी तरीके से चेक करने होते हैं सारे, ठीक है। अगर पहले से आंसर आ रहा तो ठीक है, दूसरे से आ रहा तो ठीक है, तीसरे से आ रहा तो भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो 12 और 16 को आपस में चेंजमेंट कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 16, बटे में यहाँ पर 80 है, तो 16 85, 5 से काटेंगे 5 25, तो 12 + 5 - 10 बराबर 7। 12 × 5 17 में 10 जाएगा, 17 में से 10 घटेगा जैसे ही 7 आ जाएगा, इसका सही जवाब है, ठीक है। तो बी वाला इसका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं जिनके ठीक पहले एक सम, ठीक बाद में एक विषम है। ये देखिए अभाज्य, ऐसी कितनी अभाज्य संख्या जिनके पहले एक सम संख्या है, बाद में एक विषम है, ठीक है। बाद में एक विषम होना चाहिए। अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है, 3 होती है, पहले सम होना चाहिए, बाद में विषम। ये तो एक बन गया, ठीक। अभाज्य संख्या फिर उसके बाद में आ जाएगी 7 के पहले सम नहीं है, 5 है एक अभाज्य संख्या सम नहीं है, 2 अभाज्य संख्या तो 9 सम नहीं है, 5 है अभाज्य संख्या तो 2 सम है, लास्ट में पीछे जो है वो भी सम है। फिर उसके बाद में 7 एक सम है और 9 एक विषम है, एक ही आ जाएगा, ठीक, ये वाला। और फिर उसके बाद में 3 आ जाएगा, 3 के पहले एक 3 अभाज्य संख्या, 3 के पहले सम है, बाद में विषम है, ये भी आ जाएगा 1 2 3, तो 3 ही इसका करेक्ट आंसर है। 3 सही जवाब है, याद रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। कुछ गुलाब गुलाबी हैं, लिखना ही पड़ेगा इसमें, गुलाब कुछ गुलाब गुलाबी हैं, कुछ गुलाब लाल हैं, तो कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाबी लाल हैं, कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाबी लाल हैं, कुछ गुलाबी लाल हैं, गलत हो गया। दूसरा क्या बनना है, कुछ लाल गुलाब है, कुछ लाल गुलाब है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका चौथा सही है, दूसरा वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है, इसमें से डिफरेंट देखिए कितना कितना घट रहा है। 912, 1028 से 1098, 1098 से 1036 घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 62 घट गया है इसमें से। नेक्स्ट क्या है, 1036 है, 974 घटाएंगे, 2 13 में यहाँ पर 7 जाएगा 6 बचेगा, 62 इसमें भी घट रहा है। तो 62 यानी 62 माइनस हुआ, 62 माइनस हुआ, यहाँ पर भी 62 होगा, यहाँ पर भी 62 होगा। 850 में से भी 62 ही घटा देंगे, ठीक है। 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 4 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 7, 788 इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे, डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्या पढ़ना है, 36 44 71 135 260, कितना कितना क्या कुछ हो रहा है देखिएगा। x 36 44
71, 135, 260, 36, 4, 4, 8। यहाँ पर क्या है 44 और यहाँ पर डिफरेंट 25 का है। देख लेते हैं एक बार फिर से, 25 का नहीं है, 27 का डिफरेंट है यहाँ पर। 7, 4, 11 के 1, 4, 2, 6, 7, ठीक है। यहाँ पर 64 का डिफरेंट है, तो सीरियल वाइज बनना है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। 55, 25, 5, 125, 5, 5, 10 के 0, 3, 2, 5, 1, 6 और 1, 1, 2, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 एकम 1 एकम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, 27, 4 चौको 16, 64, 55, 25, 25, 125। तो यहाँ पर 35 होगा, एक जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 इसका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब है। रीजनिंग का आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखिए ध्यान से। उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर है, उड़ीसा में क्या है, जगन्नाथ मंदिर। उसी प्रकार पंजाब में क्या है दोस्तों, पंजाब में स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। पंजाब में स्वर्ण मंदिर है। 4 मीनार कहाँ है दोस्तों, 4 मीनार हैदराबाद में। हवा महल दोस्तों कहाँ है, जयपुर में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, याद रखेंगे। रीजनिंग का भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चूज करना होता है, ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन हम सॉल्व, हिंदी वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करा दे रहे। देखिए हिंदी क्या पढ़ना है, 10 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का विकल्प हो। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य समाज का बनकर रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य समाज का बनकर रहता है, अंग बनकर रहता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य समाज का अंग बनकर रहता है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। यहाँ पर आप सभी को सीरियल वाइज लगाना है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है। तो पहला ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन बी ऑप्शन है बी। तो बी में आ जाएगा की आ रहा, तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही गलत है, की थोड़ी आएगा। यहाँ पर है तीसरा वाले, चेक करते हैं सी, अपने लक्ष्य तक पहुँच सके। डी क्या है, महिला ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की कि कोई बस आ जाए और उससे सवार होकर वह है, ये भी गलत हो रहा है। एक क्या है, और वह सवार होकर, ये भी गलत हो रहा है। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला बनना है। सबसे पहले डी आएगा, महिला ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की कि कोई बस आ जाए और उसमें सवार होकर वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो ये बी वाला करेक्ट आंसर बनना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बना, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द विकल्प हो। वर्षा ऋतु का भारतीय जीवन और साहित्य में विशेष मिलता है। वर्षा ऋतु का भारतीय जीवन और साहित्य में विशेष मिलता है, उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, विशेष उल्लेख, ठीक है, ना कि आनंद कहावत सुलेख। इसका डी करेक्ट है, याद रखेंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर कोई दिक्कत आती है, सर जल्दी पढ़ा रहे हो या फिर समझ में कम आता है, तो प्लीज़ बताया करो। क्या दिक्कत आती है जरूर बताया करो। कमेंट बॉक्स इसी के लिए रहता है, ठीक है, कि अपने मन की बात आप सभी लोग लिख सको। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? अनिवार्य का विलोम शब्द होता है ऐच्छिक, यानी अनिवार्य यानी कोई चीज़ जरूरी है। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा पे, ठीक है, मना है तो करो, मनना है तो ना करो, ठीक है। ना कि अकुलीन, ना कि विगत, ना कि ससीम। इसका सी करेक्ट है। देखिए ध्यान से क्या प्रश्न बनना है। सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करें। पहला क्या ऑप्शन बना है, सी, मन के आदेश पर ही युद्ध होते हैं और मन का नियंत्रित रूप शांति स्थापित करने में सहायक होता है। तो पहला वाला इसका करेक्ट है, देख लेना आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर गद्यांश रहने वाले हैं 4 से 5 प्रश्न। बालू का यहाँ पर क्या है, पर्यायवाची नहीं है। रेत होता है, बालूका होता है, सैकत होता है, चित्रक नहीं होता है। ए वाला इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश से प्रश्न आ गए। अनुच्छेद के अनुसार विभिन्न भाषाओं के सम्मिश्रण की प्रक्रिया में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा का स्वरूप तो नष्ट नहीं हो रहा है,
इसका ध्यान रखना चाहिए सम्मिश्रण से। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया भी रहा होगा। हमारी हिंदी सजीव है, इसी कारण इसमें अरबी फारसी आदि संपर्क में आकर इनके शब्द संग्रह किए हैं कि अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस शक्ति ग्रहण शक्ति से हिंदी में वृद्धि कर रही है। हरास नहीं, ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता से किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वे विभिन्न जातियों के पारंपरिक संबंध को न होने दें या भाषाओं के सम्मिश्रण में रुकावट पैदा कर दें? देखिए यहाँ पर भाषाओं के सम्मिश्रण से रुकावट पैदा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कि हमारी भाषा के स्वरूप में नष्ट, मतलब कि भाषाओं के सम्मिश्रण से भाषा के स्वरूप में नष्ट तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिएगा, अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा के किस गुण को दोष नहीं समझना चाहिए? विभिन्न भाषाओं के शब्दों का ग्रहण करना। दोष नहीं गुण समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने इस ग्रहण शक्ति से हिंदी में वृद्धि होती है। ठीक है, विभिन्न भाषाओं के ग्रहण करना, विभिन्न भाषाओं को ग्रहण करना, इसको दोष नहीं समझना चाहिए, इसको गुण समझना चाहिए, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अनुच्छेद के अनुसार हिंदी में नए नए शब्दों के आगमन से क्या होगा? हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। ठीक है, और क्या होगा? हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। दे भी रखा होगा, ध्यान से एक बार पूरा पढ़ोगे जब आप लोग, तब वो मिल जाएगा। ठीक है, यही कहीं पे होगा, हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर वृद्धि कर रही है, और तो यहाँ पर इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, पूरे सेट का ही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या है? का कोई उपयुक्त शीर्षक है? हिंदी भाषा ये उपयुक्त शीर्षक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट की अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।